Assalamu alaikum ji, my name is Haseeb and I am welcoming you again in this amazing lecture series which is English Grammar for CSS Aspirant from Basic to Advanced. This is month 1 और हम यहाँ पे बेसिक बैठे हुए कवर कर रहे हैं। तो पिछली क्लास क्विकली जो हमने की थी उसका नाम था क्लास 2A बिकॉज उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू किया था, नाउन प्रोनाउन और वर्ब को हमने पढ़ा था। नाउ दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट क्लास और ये है क्लास 2B और ये शुरू होती है एडजेक्टिव से। अब नाउन प्रोनाउन वर्ब तो आपको आते हैं, आपको पता है कि नाउन किसी चीज़ का नाम होता है, प्रोनाउन उसकी रिप्लेसमेंट होता है और वर्ब वो जो नाउन काम कर रहा होता है उसको वर्ब कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस ठीक रहेगा, लेकिन CSS वाले चाह रहे हैं कि भाई आप इसके बाद आने वाला एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सारे के सारे एक सेंटेंस में यूज़ करें, तब जाके मैं आपके ऐसे को क्वालिफाई करूँगा, तब मुझे आपका सेंटेंस वजनी लगेगा, वैल्यूएबल लगेगा। तो देखते हैं कि यार ये एडजेक्टिव का क्या फंडा है, एडजेक्टिव चीज़ क्या है। ये कोई भी चीज़ नहीं है, ये नाउन के साथ आने वाला उसका रिश्तेदार है जो उसको क्या करता है, उसको मेक्स इट फील पावरफुल। पावरफुल कैसे? मैं कहता हूँ दैट्स अ टेबल, वो एक टेबल है, ठीक है जी, ठीक है, सेंटेंस ठीक है, वो सामने पड़ी हुई है, नज़र आ रही है, लेकिन इसका रिश्तेदार आके कहता है नो दैट्स अ बिग टेबल। सो एनीथिंग जो क्या करे, नाउन को क्या करे, एम्फेसिस करे नाउन के ऊपर और उसकी वैल्यू में ऐड करे, कुछ उसको वज़न दे, जुमले में क्या करे, वैल्यू ऐड करे उस नाउन के साथ। टेबल के साथ बिग ने क्या कर दी, वैल्यू ऐड कर दी। नाउ द रीडर, उसके जहन में एक पिक्चर बन रही है। देखिए आपने हमेशा रीडर को सामने रखना होता है, आपने ऐसे तसव्वुर करना होता है कि आपका रीडर ये कोई रीडर बैठा हुआ है, ठीक है जी, और ये दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है और आप जो हैं इस टाइम दुनिया के किसी और कोने में बैठे हुए हैं। आपने यहाँ से क्या करना है, अपना मैसेज उस तक पहुँचाना है और उसके जहन में आपकी राइटिंग की एक तस्वीर बने। मैं बोलता हूँ दैट्स अ टेबल, उसके जहन में पता नहीं किस तरह की टेबल आए, छोटी सी टेबल, बच्चों वाली टेबल, क्या लाल टेबल, पीली टेबल। लेकिन मैं जब कहता हूँ दैट्स अ बिग टेबल तो उसके जहन में आ जाएगा कि अच्छा ये कोई बड़ी सी मेज़ की बात हो रही है। फिर मैं कहता हूँ दैट्स अ बिग ब्लैक टेबल, ठीक है जी, उसको समझ आ गई, अच्छा बड़ी है, ब्लैक है और एक टेबल है। फिर मैं कहता हूँ दैट्स अ बिग ब्लैक एंड राउंड टेबल, उसको और समझ आएगी। तो इसीलिए हमारे एडजेक्टिव क्या कर रहे होते हैं, सेंटेंस में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं, हमारे नाउन को निखार रहे हैं, नाउन को निखारने का काम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव कर रहे हैं। अगली एग्जाम्पल चॉकलेट की है, आई लव, मैं प्यार करता हूँ केक से। ये क्या जी, लव की जगह यहाँ पे लाइक होता ज़्यादा बेहतर था। आई लाइक केक, मुझे केक पसंद है, लेकिन कौन सा केक तो हज़ारों किस्मों के हैं, मुझे चॉकलेट वाला पसंद है। नाउ रीडर के माइंड में कोई वो काला सा चॉकलेट वाला मज़े का केक आएगा जो कि इस तरह यहाँ पे थोड़ा शो भी हो रहा है। अब उसको समझ आएगी कि अच्छा मेरा जो रीडर है, लिखने वाला राइटर है, उसको इस तरह की चीज़ पसंद है। लुक एट माई फ्रेंच वॉच, मेरी फ्रेंच वॉच को देखो। वॉच का जिक्र आया तो कोई भी जी शॉक आ सकती है, आपका कोई भी वॉच का ब्रांड आ सकता है, ठीक है जी, एप्पल वॉच आ सकती है, कुछ भी। लुक एट माई ग्रीन फ्रेंच क्लॉक, तो उसके जहन में क्या आएगा, और स्पेसिफिक हो जाएगी, क्लियर। तो एडजेक्टिव क्या कर रहे होते हैं, हमारे मैसेज को क्लियर करके हमारे रीडर तक पहुंचा रहे होते हैं। क्विकली CSS के एग्जांपल के ऊपर आते हैं। मैं कहता हूँ एक्सरसाइज जो कि एक नाउन है इज़ गुड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपकी जो एक्सरसाइज है वो क्या है, बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज किसी चीज़ का नाम है ना, इसको हम कर सकते हैं ना जी, कर सकते हैं जी। ये आपका क्या है, नाउन पहला। और लाइफस्टाइल रहने का नाम है, लाइफस्टाइल एक तर्ज ज़िंदगी है, तो ये भी एक नाउन है, ठीक है, दो नाउन है इसमें। अब थोड़ी सी वैल्यू ऐड करते हैं। मैं कहता हूँ रेगुलर एक्सरसाइज। अब मैंने क्या कर दिया, एक्सरसाइज तो है लेकिन रेगुलर रोज़ की जाने वाली एक्सरसाइज जो है वो किसके लिए एसेंशियल है, गुड लाइफस्टाइल के लिए क्या है, एसेंशियल है। और लाइफस्टाइल के साथ भी मैंने क्या कर दिया, गुड को ऐड कर दिया कि लाइफस्टाइल की भी थोड़ी सी मैंने क्या कर दी, वैल्यू बढ़ा दी। मैं कहता हूँ रेगुलर एक्सरसाइज है वो एसेंशियल है, गुड को मैंने रिप्लेस कर दिया एसेंशियल से। तो आपसे भी रिक्वेस्ट ये होगी कि गुड के, बैड के, क्लेवर, स्मार्ट, ये वही मैट्रिक में पढ़ने वाले हमारे वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा अपडेट करके अगले सिनोनिम इनके सीखें। तो मैंने क्या कर दिया, रेगुलर एक्सरसाइजेज इसेंशियल, ये इसेंशियल है किसके लिए, गुड लाइफस्टाइल के लिए, ठीक हो गया जी। तो इसमें क्या था, रेगुलर एक्सरसाइज क्या है, इसेंशियल है किसके लिए, गुड लाइफस्टाइल के लिए। तो ये हमने क्या कर दिए, 3 एडजेक्टिव लगा के अपने सेंटेंस की वैल्यू को ऐड कर दिया। रेगुलर होना ये किसकी, एक्सरसाइज की खूबी है ना, कि एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज जो रेगुलर हो। इज़ इसेंशियल, ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की उसमें ऐड कर रहा है ना, तो ये भी आपका एडजेक्टिव है। और उसके बाद गुड,
गुड, अच्छा होना, गुड लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल, ये क्या है, ये भी आपकी एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद अगेन थोड़ा सा जुमले को और एडवांस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ गुड एंड हेल्दी। अब रेगुलर जो है उसके बाद इसेंशियल जो है आपका ज़रूरी है, ज़रूरी होना आपका क्या है, एक काम है, एक खूबी है, इसेंशियल, यू आर इसेंशियल फॉर मी, तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, ठीक है। अब ज़रूरी होना क्या है, तुम्हारी खूबी है, तुम्हारी खूबी है मेरे लिए ज़रूरी होना, तो इसलिए ये एडजेक्टिव ये यहाँ पे गुड और एंड नहीं होगा, और आपका हेल्दी जो है ये आपके क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। थोड़ा सा और वैल्यू में इजाफा करते हैं, सेंटेंस को और थोड़ा अच्छा बनाते हैं। मैं कहता हूँ रेगुलर एक्सरसाइज इज़ एसेंशियल, ये एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी, और प्रोमोटिंग फिजिकल वेलबीइंग, और फिजिकल वेलबीइंग को प्रमोट करने के लिए। अब आपने देखा सिर्फ एडजेक्टिव, कौन से एडजेक्टिव, रेगुलर, इसेंशियल, हेल्दी, फिजिकल, इन्होंने क्या किया, मिल के हमारे जुमले की लेंथ को भी बढ़ा दिया और रीडर तक अपने उसके जहन में एक बेहतरीन सा खाका बना दिया कि भाई आपने कभी वो सोचा है कि वो जो CID में लोग बैठे हुए होते हैं, कहते हैं यार सर हमने मुलजिम को देखा हुआ है, मैं बैठ के आपको स्केच बनवाता हूँ, तो वो अपनी एक्सप्रेशन से वो क्या कर रहे होंगे, वो बता रहे होंगे अपने उसको CID के ऑफिसर को कि यार वो जो दिखने वाला था वो ऐसा था, उसके बाल घुंघराले थे, घुंघराले होना उस बंदे की खूबी है, ये घुंघराले होना, करली उसकी खूबी थी, रेड थे जी, ब्लैक थे, अच्छा जी, टूटे हुए थे, सिल्की थे, डल थे, कैसे थे, हर चीज़ जो एक्सप्लेन करे। और करते ही करते आप क्या देखते हैं कि ये तो ज़रा भी खूबसूरत नहीं बन रहा, लेकिन वो क्या होता है जी, एक खूबसूरत सा स्केच वो क्या कर देते हैं, बना देते हैं, और आपका जो क्रिमिनल है वो पकड़ा जाता है। तो वहाँ पे जो CID के ऑफिसर बैठे हुए, जिस चीज़ जो बताने वाला बंदा बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके अगले के जहन में वो एक पिक्चर बना रहा है। तो आपने भी यही करना है कि आपने अपनी पिक्चर्स, अपना विजुअल जो है इतना बेहतरीन देना है रीडर को कि भाई वो उसको समझ आ जाए कि कौन सी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज क्या करती है, उसको क्या करती है, क्या है, इसेंशियल है, किसके लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और क्या करती है, फिजिकल वेलबींग को प्रमोट करती है। नाउ रीडर हैज़ अ ग्रेटर पिक्चर इन हिज और हर माइंड, ठीक है जी। अगली एग्जाम्पल, एडुकेट स्लीप प्लेज अ क्रूशल रोल इन सपोर्टिंग मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। एडुकेट स्लीप कौन सी जी, काफ़ी वाली, एक एनएडुकेट होती है ना, काफ़ी स्लीप 3 घंटे 4 घंटे, और एडुकेट 8 घंटे वाली स्लीप, ये क्रूशल है, ज़रूरी है, ठीक है जी, किसके लिए, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए। तो ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा अगली एक एग्जाम्पल करते हैं, स्टडिंग फॉर CSS सिविल सर्विसेज एग्जाम डिमांड्स प्रिपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ये क्या है, हमने एक सेंटेंस लिख दिया जो कि बिल्कुल इन इट सेल्फ कंप्लीट सेंटेंस है, जो कि हर मायने से कंप्लीट है। स्टडिंग, काम पढ़ना, सिविल सर्विसेज, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है आपका, ठीक है जी, ये डिमांड करता है, ये वर्ब है आपका, वेरियस कॉन्सेप्ट जिनके ऑब्जेक्टिव हैं, ये भी कोई काम हो रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बखूबी हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम एडजेक्टिव्स को उठा के यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ स्टडिंग फॉर CSS सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम डिमांड करता है आपसे, डिमांड्स क्या डिमांड करता है, एक्सटेंसिव प्रिपरेशन, बड़ी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होगी, एंड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग, यानी थॉरो किस्म की, ऑल इंक्लूसिव किस्म की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी, किसकी, वेरियस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। अब रीडर को पता चलेगा कि जो तैयारी है वो एक्सटेंसिव है। आप जिस तरह ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या यूट्यूब की वीडियोस देख के इंप्रेस हो जाते हैं ना, वो वीडियोस क्या होती हैं, वो ये वीडियोस होती हैं जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई होती, वो सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं, आपके जहन में आधी सी पिक्चर बनती है, आप कहते हो यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन असल पिक्चर क्या थी, वो ये थी कि भाई पढ़ना पड़ेगा एक्सटेंसिवली, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो थॉरो होनी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके CSPs हैं, अगर आपको ये पिक्चर दिखा देते तो शायद आप अपना डिसीजन मेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो उसको आसान कर पाते। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एडजेक्टिव। यार आप कितना, मैं मतलब आई फॉल इन लव विद ग्रामर के, यार कितना खूबसूरती से वो हमारी बात को अगले रीडर तक पहुंचा रही है। एक एडजेक्टिव क्या कर रहा है, पूरी की पूरी गेम को बदल रहा है, ठीक है। अपने रीडर के जहन में कितना एक इंप्रेसिव और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगा कि हमेशा रीडर को पता होगा एक्सटेंसिव होनी चाहिए, थॉरो होनी चाहिए, और वेरियस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसमें जो आपके एडजेक्टिव्स हैं ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, एक्सटेंसिव, थॉरो, वेरियस एंड कॉम्प्लेक्स, ये आपके क्या थे, एडजेक्टिव्स थे। अच्छा, एक एडजेक्टिव ऐसा होता है जो कि जिसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कह रहे होते हैं, और ये क्या कर रहा होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट भी होता है और उसका एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस आपका एडजेक्टिव मिल के क्या कर रहे होते हैं, प्रेडिकेट ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं। मैं कहता हूँ द डॉग, कुत्ता, इज़, है,
क्यूट। अब क्यूट होना तो खूबी है ना, ठीक है, किसकी खूबी है? कुत्ते की। कुत्ता क्या है? नाउन है, तो ये तो वर्ब, ये तो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये कहाँ पे आ रहा है? मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे, एंड पे आ रहा है। तो क्यूट होना ये एक खूबी है, इसलिए ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और ये एंड पे आ रहा है, प्रेडिकेट के तौर पे हो रहा है, तो इसको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहेंगे। माई मॉम सीम्स हैप्पी, खुश होना भी क्या है? एक खूबी है। और खुश होना एक वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट भी है। द पाए स्मेल्स वंडरफुल, जी ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? वो आया हुआ है किसकी शक्ल में? आपके एडजेक्टिव की शक्ल में। अच्छा, क्विकली इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, ये आपको शायद काम नहीं आएंगी, लेकिन ग्रामर है, तो अगर इसके ऊपर कमांड आपकी बन जाए तो शायद आपको कल को जुमले लिखने में आसानी होगी। मैं कहता हूँ जूसी पेयर, ये क्या कर रहा है? नाउन से पहले आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। एट्रीब्यूट दे रहा है, खूबी क्या कर रहा है? पेयर की एट्रीब्यूट बता रहा है कि भाई खूबी क्या है इस पेयर की? जूसी है भाई। लो इसलिए क्योंकि ये जूसी है। मैं कहता हूँ कि भाई वो मेरे पास एक बंदा आया और उसने मुझे पेयर्स दिए और मैंने ख़रीद लिए, तो मेरा जो रीडर है उसके जहन में पता नहीं क्या है, वो बोले पता नहीं कैसे, कच्चे, नीले, पीले, लाल, गुलाबी, कैसे पेयर्स है? मैं कहता हूँ फुल्ली राइपन orangish yellow and juicy pears. Now the concept is almost clear in his mind कि यार अच्छा जो इसने ख़रीदे हैं 10 किलो जिसने पेयर ख़रीदे हैं, वो ख़रीदे क्यों थे? क्योंकि भाई वो रेडिश येलो थे, जूसी थे, ठीक है जी, और बिल्कुल राइप किस्म के पके हुए थे। तो आपके एडजेक्टिव ने क्या कर दिया? रीडर को समझा दिया कि यार जो मेरा डिसीजन था वो क्यों था। अगला क्या है आपका जी? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, वही जो सॉरी जी, जो क्या करते हैं? आपके प्रोनाउन के बाद आ जाते हैं या आपके नाउन के बाद आ जाते हैं। समथिंग स्कैरी, समथिंग वंडरफुल, ठीक है जी। और इसके अलावा 2-3 इस तरह की और भी एग्जांपल आप ख़ुद से वो कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट इज़ आफ्टर द योर प्रोनाउन और नाउन, ठीक है जी, तो ये क्या होगा? आपका पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है जी। एंड द लास्ट इज़ प्रेडिकेटिव एडजेक्ट, वही आपको मैंने प्रेडिकेट वाला बता दिया कि जब एंग्री होना का, एंग्री जो है, टीना इज़ एंग्री, टीना एंग्री है, एंग्री है मतलब एक खूबी है उसकी ना, मतलब खूबी एट्रीब्यूट है किसका? टीना का। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ रहा है और किसके तौर पे आ रहा है? एक आपके ऑब्जेक्ट के, वो एडजेक्टिव के तौर पे। अच्छा जी, अब हम एडजेक्टिव की कॉमन मिस्टेक्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अल्फाज को आगे पीछे करने से कितना असर पड़ता है आपके जुमले के ऊपर। पहला सेंटेंस कहता है द मैन्स ब्रोकन कंप्यूटर वाज फिक्स्ड, आदमी का टूटा हुआ कंप्यूटर फिक्स कर दिया गया। वही जुमला, वही वर्ड्स आगे पीछे करने से क्या हो रहा है? द ब्रोकन मैन्स कंप्यूटर वाज फिक्स्ड, गरीब आदमी का कंप्यूटर फिक्स कर दिया गया है। सो यू सीन कि किस तरह आपका एक जुमला सेम वर्ड पे कंसिस्ट कर रहा है लेकिन कितने डिफरेंट मीनिंग्स दे रहा है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि भाई आप अपने एडजेक्टिव्स को अगर सही जगह पे लगा गए तो आपका एग्जामिनर या आपका रीडर जो है वो पॉइंट को पिक कर जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी हेर फेर की, एक को आगे दूसरे को पीछे कर दिया, तो आपका जुमला ख़राब हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर्स फेवरेट बुक वॉज बारोड, ठीक है जी, और वही जुमला कहता है द फेवरेट टीचर्स बुक वॉज बारोड। तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के मीनिंग्स में। सो व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है क्या? इसको, इस कॉमन मिस्टेक को हम सीखेंगे कैसे और इससे बचेंगे कैसे? उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ आई सॉ अ रेड ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने एक लाल खूबसूरत ड्रेस देखा। इसमें लाल होना ये क्या है? इसमें ब्यूटीफुल होना ये क्या है? ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, खूबी हैं किसकी? ड्रेस की। तो जो कोई खूबी होगी किसी भी नाउन की या उसका जो क्या होगा, वो इन्हेंसर होगा, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ रखने से, इसको यहाँ रखने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। अगला जुमला क्या कहता है? वो कहता है आई सॉ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, मैंने खूबसूरत लाल जोड़ा देखा। इनमें से करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? ये समझ नहीं आ रही ना, कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना। मुश्किल लग रहा है मुझे भी। अगली छोड़ें, इस एग्जांपल को छोड़ते हैं, अगली एग्जांपल के ऊपर आते हैं। अगली एग्जांपल कहती है द 90 years old जनरस फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेटेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट टू चैरिटी। इसको इनकरेक्ट कहा गया है। और द जनरस 90 years old फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेटेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट टू चैरिटी, इसको करेक्ट कहा गया है। ये क्या है यार? मतलब ये तो चीज़ें तो वही हैं, ये आगे पीछे करने से क्यों करेक्ट, क्यों इनकरेक्ट हो रहा है? ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर में आपकी जो सेंटेंस की करेक्शन हो रही होती है, SC में लिखूँगा यहाँ पे, सेंटेंस करेक्शन जो है वो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आ रही होती है और आप वहाँ पे गलती कर रहे होते हैं।
और नीचे को और जुमला पढ़ते हैं, वो कहता है ही गेव एन इंस्पायरिंग वंडरफुल स्पीच, पावरफुल स्पीच, और अगला जुमला कहता है ही गेव अ पावरफुल इंस्पायरिंग स्पीच। दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यार ये लॉजिक क्या है, कैसे समझ आएगी कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? लॉजिक समझने के लिए ये आपके लिए चार्ट है। आप ऐसे समझें कि आपका जो ओपिनियन है वो सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ समथिंग ईजी टू चेंज। ये ईजी टू चेंज से हार्ड टू चेंज की तरफ जा रहा है। अगर आपका कोई ओपिनियन है जुमले में, वो सबसे पहले आएगा। अब वापस आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि आई सॉ अ रेड, मैंने देखा रेड। रेड आया ओपिनियन है? नहीं, रेड तो कलर है। आया ब्यूटीफुल होना, खूबसूरत होना एक ओपिनियन है? जी हाँ, खूबसूरत होना एक ओपिनियन है। जो आपको खूबसूरत लगे वो मुझे नहीं लग सकता, मे बी ये पॉसिबल है। आपने एक लाल जोड़ा देखा, आपको पसंद आया, आपकी अम्मा को पसंद नहीं आया। तो जो ब्यूटीफुल था वो क्या था? ओपिनियन था। और जो रेड था वो कलर था। तो अभी हमने रूल में पढ़ा कि जो हमारा ओपिनियन होगा वो सबसे पहले आएगा। तो हमारा रेड पहले आ गया तो ये सेंटेंस ख़राब हो गया। ब्यूटीफुल पहले आना चाहिए और उसके बाद रेड ड्रेस। अब जो ब्यूटीफुल था वो हमारा ओपिनियन था और जो रेड ड्रेस था वो क्या था हमारा? ये रेड एडजेक्टिव आ गया और ये इसका नाउन आ गया। और ये कंप्लीट दोनों को मिला के आप इसको नाउन फ्रेज़ भी कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम अगली क्लासों में समझ रहे होंगे कि नाउन और नाउन फ्रेज़ में क्या फ़र्क होता है। तो छोटा सा एक रूल पढ़ के हमारा पहला सेंटेंस ठीक हो गया। उसी रूल को अगर दूसरे पे अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं कि द 90 years old जनरस फिलांथ्रोपिस्ट। तो 90 ईयर ओल्ड एक क्या है? ये ओपिनियन है? नहीं यार, ये ओपिनियन तो नहीं है। ये तो क्या है जी? ये उसकी एज है। तो ये इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ओपिनियन के बाद साइज़, साइज़ के बाद शेप, शेप के बाद कंडीशन, एज, कलर, पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस एंड नाउन। ये यानी नाउन के पीछे क्या आ रहा होगा? ये इस सीक्वेंस में आपके क्या आ रहे होंगे? एडजेक्टिव्स आ रहे होंगे। इजी टू चेंज, ओपिनियन बदल सकता है जी, बदल सकता है सर। साइज़ बदल सकता है चीज़ का, आपको जो चीज़ छोटी लगे मुझे बड़ी लग रही है, मुझे बड़ी लग रही है आपको छोटी लग रही है। शेप चेंज हो सकती है जी सर, हो सकती है, यहाँ से राउंड लग रहा है वहाँ से स्क्वायर लग रहा है। कंडीशन चेंज हो सकती है, हाँ जी, डर्टी को साफ़ करो, चेंज हो सकता है। एज हो सकती है, मुश्किल है लेकिन हो सकती है। कलर बदलना बहुत मुश्किल से बदलेगा। पैटर्न किसी चीज़ के ऊपर यार बड़ी दिक्कत होगी इसको बदलने में। ओरिजिन कहाँ से है वो बहुत मुश्किल है। मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो पर्पज़ है वो तो बदलेगा ही नहीं यार। तो इसलिए हम ईजी टू हार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो एज इसमें क्या है? ओपिनियन के बाद आती है। तो अगर अपने हम उस सेंटेंस को वापस से आएँ उस सेंटेंस के ऊपर और यहाँ पे देखें, जनरस होना ओपिनियन है। आपके लिए जो सखी है लाजमी नहीं है मेरे लिए सखी। उसने आपको 10 रुपये दे दिए और मुझे 1 रुपया नहीं दिया, आपके लिए वो सखी है, जनरस है, मेरे लिए तो नहीं है। तो ये ओपिनियन था। जनरस पहले आ गया, उसके बाद एज आ गई 90 years old। सो नाउ आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों एग्जामिनर आपको प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर में ये सेंटेंसेस दे के फेल करने की कोशिश कर रहा होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट के उसके ऊपर, कि भाई ये करेक्ट, दोनों करेक्ट क्यों है? इंस्पायरिंग आपको इंस्पायरिंग लगी, मुझे नहीं लगी भाई, ये ओपिनियन है। पावरफुल आपको लगी है, मुझे तो नहीं लगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे? ओपिनियन थे। तो इनको आगे पीछे लिखें, पीछे आगे लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सो आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने पास और आपने इसको याद करना है कि भाई ओपिनियन पहले आता है, देन कम्स द साइज़, देन शेप, देन कंडीशन, और ये आपके क्या हैं जी? ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। और आपसे ये गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से आपके जुमलों की शक्ल बिगड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्विकली आते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो हमारा है कि जेनरिक एडजेक्टिव। वही नाइस जो बचपन में आप करते हुए आ रहे हैं और वही गुड जो आप बचपन में करते बोलते लिखते आ रहे हैं, वही आप उठा के इधर भी लिख रहे होते हैं। आप कहते हैं जी अ नाइस मील, आप कहते हैं अ गुड परफॉर्मेंस। यार क्या है ये? CSS है। आपने क्या करना है? वोकैबुलरी को अपनी को इन्हांस करना है। तो आप बोलेंगे अ डिलाइटफुल मील। अब जहन में रीडर के जाएगा कि यार बड़ा ही कोई खूबसूरत किस्म का, बड़ा ही मज़े किस्म का कोई खाना था। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस थी वो फैंटास्टिक थी, कि भाई गुड नहीं थी, फैंटास्टिक थी, ऐसी थी कि मज़ा आ गया बंदे को। तो अब आपने क्या किया? एडजेक्टिव को यूज़ करके अपने रीडर के माइंड में एक इमेज को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं एडवर्ब के ऊपर। नाम देख के आपको क्या लग रहा है कि यार ये वर्ब के साथ कुछ ऐड कर रहा होगा, इसलिए इसको एडवर्ब कहते हैं? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको। ये एडवर्ब क्या करता है? आपके वर्ब के साथ, आपके एडजेक्टिव के साथ, या आपके एक ऑलरेडी एडवर्ब के साथ क्या कर रहा होता है? कुछ ऐड कर रहा होता है। और किस तरह ऐड करता है? 5 जवाब दे के। हाउ, उसने खाना खाया,
कैसे एंगरली गुस्से से खाना खाया, सॉरी हंगरली जी, उसने हंगरली बड़े भूखे होके खाना खाया, वो उसने मुझसे बात की बड़ी एंगरली गुस्से से। वैन कब, यस्टरडे की जी, कहाँ की, यहाँ बैठ के की। और क्या वो हमेशा इस तरह करता है? जी बिल्कुल हमेशा करता है। और वो किस हद तक जा सकता है? ऑलमोस्ट मुझे मारने की हद तक जा सकता है। तो मैंने क्या किया, अपनी जितनी भी क्वेश्चन जहन में आ रहे थे रीडर के, मैंने क्या कर दिया, एडवर्ब को यूज़ करके मैंने वो कर दिए, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको हमारा एडवर्ब क्या कर रहा होता है, प्राइमरीली आंसर कर रहा होता है, और अपने हमारे वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के उसमें क्या कर रहा होता है, वैल्यू ऐड कर रहा होता है। ठीक है, एडवर्ब क्या होते हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। और जैसे हम अगर इनकी टाइप्स के ऊपर क्विकली बात करना चाहें तो मैं बोलूँगा कि एक जो होगा वो मैनर को वो कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा एडवर्ब। एक एडवर्ब होगा जो हमें टाइम के बारे में बता रहा होगा, एक जगह के बारे में बता रहा होगा, एक फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहा होगा, और एक डिग्री के बारे में बता रहा होगा। ठीक है जी, और एक एफर्मेशन और नेगेशन के बारे में बता रहा होगा, हाँ ना के बारे में बता रहा होगा। तो क्विकली बैक करते हैं और देखते हैं कि भाई एंगरली ये कोई मूड के बारे में बता रहा है, व्हेन कब जी ये टाइम के बारे में बता रहा है, यहाँ पे ये लोकेशन के बारे में बता रहा है, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुए, और ऑलमोस्ट जो है हमेशा ये एक्सटेंट बता रहा है, अकरेंस बता रहा है। तो यार ये तो मुझे लगता है ये वही चीज़ें हैं जो आगे हमने पढ़ी हैं कि ये क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एडजेक्टिव के मैनर्स को। ये वही मैनर्स हैं हमने क्या किया है जो पीछे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और एक शॉर्ट सी, बिल्कुल शॉर्ट सी एक आपको ट्रिक बताता हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा जगहों पे काम आएगी। जहाँ पे भी आपको ऐसा वर्ड नज़र आए जिसके साथ एल वाई लगा, वो आप तुक्का ये मारें और 99% चांसेस ये हैं कि आपका तुक्का ठीक होगा कि भाई वो एल वाई वाला एडवर्ब था। स्लो वर्ब है, उसके साथ एल वाई लगा दिया, एडवर्ब बन गया। बट अगेन देयर आर सम क्या एक्सेप्शंस, वो ये हमारे हमने क्या की हुई हैं, ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आते हैं टाइप्स के ऊपर, जैसे पीछे आपको बताई हैं, वही ब्यूटीफुल खूबसूरत होना एडजेक्टिव है, लेकिन एल वाई लगाया तो एडवर्ब बन गया। ठीक है जी, डिग्री के भाई किस हद तक, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जी, वेरी नॉटी, बहुत शरारती है। नॉटी होना उसकी खूबसूरती वो है, उसकी एक खूबी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉटी वो क्या है, एडवर्ब है। उसने क्या किया, एडजेक्टिव को इन्हांस कर दिया। कब, टाइम का बता रहा है, ऑलरेडी मैं जब वहाँ पहुँचा वो वहाँ पहले से मौजूद था, ऑलरेडी देयर। ठीक है जी, तो ये क्या किया इसने, हमारे टाइम की एक्सप्लेनेशन हमें दे दी। CSS की एग्जाम्पल में कैसे होगा, पाकिस्तान इज़ करंटली फेसिंग, पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, सिग्निफिकेंट वाज़े किस्म के चैलेंजेस, जिसमें क्या है, इंक्लूड कर रहा है जो हाई इन्फ्लेशन रेट्स एंड अ वाइडनिंग फिस्कल डेफिसिट वाइड हो रहा है और इन्फ्लेशन हाई हो रही है। पाकिस्तान इनको क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, हमने वर्ड देखे कि भाई कहीं पे आया हुआ है सिग्निफिकेंटली, सॉरी करंटली आया हुआ है, कहीं पे सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, कहीं पे हाई लिखा हुआ है और कहीं पे वाइडनिंग लिखा हुआ है। अब ये जो करंटली है, मैं कहता हूँ ये एडजेक्टिव है, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि सर नहीं है, क्योंकि आपने पीछे ही तो रूल बताया, एल वाई लगा तो ये आपका एडवर्ब बन गया। बिल्कुल ठीक आप समझे, बिल्कुल ठीक आप समझे कि भाई करंटली जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो टाइम के बारे में बता रहा है, और जो सिग्निफिकेंट है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि भाई वो खूबी बता रहा है कौन से किसकी चैलेंजेस की जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन सिग्निफिकेंटली होता तो ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाता कि भाई वो शिद्दत बता रहा है। सिग्निफिकेंटली नुकसान हुआ है, लेकिन बड़ा सिग्निफिकेंट नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे, द हाउस वाज डैमेज सिग्निफिकेंटली। ठीक है जी, अब हाई ऊंचा होना ये किसका है, एक हाई बढ़ना, ऊंचा होना क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है कि वो खूबी बता रहा है किसकी, चैलेंजेस की, किसकी, इन्फ्लेशन रेट की, कि भाई वो हाई है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, वो हाई है। लेकिन हाईली होता तो एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाता। एंड वाइडनिंग भी इसी तरह आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल के ऊपर, क्विकली इसको पढ़ते हैं। पाकिस्तान स्ट्राइव कर रहा है टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। एक जुमला और फिर अगला जुमला है इट वांट्स पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान वांट्स, हमने यहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया, इट वांट्स टू प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म। पाकिस्तान चाहता है कि आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो प्रमोट हो इलेक्टोरल रिफॉर्म के थ्रू। लेकिन अगर मैं एडवर्ब का यूज़ करता हूँ तो मुझे ये फुल स्टॉप लगा के इस जुमले को दो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अपने रीडर को इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ बड़े लंबे मोटे जुमले लिख के। मैं कहता हूँ पॉलिटिकली, सियासी तौर पे पाकिस्तान पाकिस्तान एक्टिवली स्ट्राइव कर रहा है किसके लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, और विगरसली यानी भरपूर तरीके से वो क्या कर रहा है, एंड विगरसली प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और पाकिस्तान
विगरसली प्रमोट कर रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, किसके थ्रू? कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म के थ्रू कर रहा है। तो अब ये आपका जो कॉम्प्रहेंसिव है, मतलब ऑल इंक्लूसिव जिसको हम कह रहे होते हैं, जामे उर्दू में ये होगा, और विगरसली यानी भरपूर तरीके से। तो अब हमने क्या किया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया उस तरीके को, उस जो वर्ब था, पाकिस्तान इज़ एक्टिवली स्ट्राइविंग, पाकिस्तान स्ट्राइव कर रहा है। किस तरह स्ट्राइव कर रहा है? विगरसली। और दूसरा किस तरह कर रहा है जी? आपका कॉम्प्रहेंसिव, सॉरी एक्टिवली जी, आपका कहाँ कि किस तरह कर रहा है? एक्टिवली वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो आपका एक्टिवली और आपका विगरसली था, ये थे एडवर्ब। और एडवर्ब क्यों थे सर? ये एडवर्ब किस लिए थे भाई? अभी तो आपको बताया कि जहाँ पे आपका एल वाई आ रहा होगा वहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका 99% चांस ये कि आपका वो एडवर्ब हो। तो पॉलिटिकली, सियासी तौर पे यहाँ पे भी तो सर एल वाई आ रहा है, तो डेफिनेटली ये भी आपका क्या है? आपका एडवर्ब है। क्यों? ये आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है। आपका जो वर्ब है, पाकिस्तान इज़ एक्टिवली, पॉलिटिकली तौर पे, पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकली तौर पे ख़ास एक्सप्लेन कर रहा है, ज़ोर दे रहा है किस चीज़ के ऊपर, किसको मॉडिफाई कर रहा है? आपके पाकिस्तान इस नाउन को क्या कर रहा है? वो मॉडिफाई कर रहा है कि भाई पॉलिटिकली पाकिस्तान, ये सोशली कुछ और हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली क्या हो रहा है जी? आपका ये मामला चल रहा है। अच्छा जी, अब अगली एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। इकनॉमिकली पाकिस्तान हैज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज़ टू ग्रेजुअली रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट। अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इसमें एडजेक्टिव कौन सा होता है? सबसे पहले तो यार जो सर ने ट्रिक बताई थी, एल वाई वालों को ढूंढो, एल वाई और एल वाई, कि भाई इकनॉमिकली पाकिस्तान है सक्सेसफुली, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक यानी कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट कर दी हैं पॉलिसीज़ जो कि क्या करती हैं? इन्फ्लेशन रेट को रिड्यूस करते हैं। तो आया ये जो एल वाई हैं, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे एडवर्ब हो सकते हैं। इकनॉमिकली जी सर ये हो सकता है, सक्सेसफुली ये भी हो सकता है। तो सर ये यहाँ पे तो एल वाई भी है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्यों एग्जांपल नहीं लिखी हुई? आपकी यही जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई ग्रेजुअली भी आपका क्या है? आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है। किस तरह रिड्यूस करना? वर्ब है, और उसको क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो ग्रेजुअली भी आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, अब अगली एग्जांपल देखें, उसमें वही एल वाई पॉलिटिकली, ठीक है जी, सॉरी एक्टिवली, और उसके बाद पीसफुली, ये हमारे सामने लगे हुए हैं दोनों, और एल वाई वाले हमने उठा के क्या कर दिए? इंगेज करना है, काम होता है, उसके साथ एल वाई वाला आ गया तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, रिजॉल्व करना कोई काम है, तो आपके इस वर्ब को इसने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सो आपके एडवर्ब ये पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा तो सर जितने भी वर्ड्स हैं, ये जिस तरह सैडली, ईजीली, हार्डली, ये सारे एडवर्ब्स हो सकते हैं? बेटा सिर्फ ये नहीं, ये भी, और आपके उसके साथ ये भी आपके क्या हैं? एडवर्ब्स में। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एल वाई के साथ नहीं आते। दिस इज़ दैट 1% जो मैं 99% कह रहा हूँ। इस तरह के और भी थोड़े से वर्ड हैं जो 1% को कंक्लूड करते हैं। रिमेनिंग आपके एल वाई वाले सारे क्या होंगे? आपके एडवर्ब्स होंगे। अब आते हैं उन मिस्टेक्स के ऊपर जो आपसे हो रही होती हैं, क्योंकि आप हमेशा एडवर्ब को किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। ब्यूटीफुल होना, खूबसूरत होना एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटीफुली, खूबसूरती से करना किसी काम को, वो आपका एडवर्ब है। अब क्या है? शी सिंग्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत गाती है, मतलब खूबसूरत कोई चीज़ है जिसे वो गाती है। तो ये तो जुमला हो गया ख़राब। लेकिन जब मैं कहता हूँ शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गाती है, मतलब किससे गाती है? खूबसूरती से। उसकी सिंगिंग को क्या चीज़ ने इन्हांस कर दिया? ब्यूटीफुली ने, यानी उसके बारे में ज़्यादा वजाहत दे दी वर्ब के बारे में। तो यही आपका क्या बन गया? एडवर्ब, और ये जुमला ठीक हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या कर रहे होते हैं? वर्ब को किसी उल्टी जगह पे रख रहे होते हैं जहाँ पे उसकी जगह नहीं बन रही होती। कैसे? मैं कहता हूँ आई ओनली सा हिम यस्टरडे, मैंने सिर्फ उसे कल देखा। आई ओनली सा हिम यस्टरडे, आई ओनली सा हिम यस्टरडे। ठीक है जी, मैंने ओनली हिम, ठीक है जी, मैंने ओनली सिर्फ सा देखा, हिम उसे, यस्टरडे मैंने सिर्फ देखा उसे यस्टरडे। ये जुमला ऐसे सुनाई दे रहा है, लेकिन ये जुमला कैसे सुनाई दे रहा है? आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ उसे, सिर्फ यस्टरडे कल, मैंने उसे देखा सिर्फ कल, मतलब उसके अलावा मैंने उसको कहीं पे भी नहीं देखा। तो आपने देखा कि एडवर्ब को गलत जगह पे लगा देना, ये भी एल वाई आ रहा है तो ये भी एडवर्ब है। वही 99% वाला रूल जहाँ भी आ रहा है। तो ये जो बीच में डिफरेंस है ना दोनों का, तो ये हमारा क्या कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। और इसको आगे पीछे करने से आप रीडर के जहन में अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। रीडर समझ ही नहीं पा रहा कि भाई इसने उसे सिर्फ कल देखा था या इसने उसे कल देखा था सिर्फ। तो ये जो डिफरेंस है ये आप समझ जाएं। ठीक है, उसके बाद क्विकली आते हैं प्रीपोजिशन के ऊपर।
प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन से पहले, मतलब आया कोई नाउन से पहले अगर किसी चीज़ को हम डाल दें तो क्या वो प्रीपोजिशन होगी? जी बिल्कुल, इसको प्रीपोजिशन कहते ही इसलिए कि भाई ये आपके नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले आ रहा होता है, ठीक है। ये इसके आने का काम क्या होता है? ये नाउन को, प्रोनाउन को और आपके नाउन फ्रेज के उससे पहले आ रहा होता है, ठीक है जी। आता किस लिए? प्रीपोजिशन क्या कर रहा होता है? रिलेशनशिप बता रहा होता है। किस चीज़ का जी? लोकेशन के बारे में बता रहा होगा, डायरेक्शन, टाइम और मैनर के बारे में बता रहा होगा, और इस तरह की दो और भी एग्जांपल्स। कैसे? इट्स गुड टू बी अमंग फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच होना गुड है, अच्छा है। तो अमंग फ्रेंड्स में जो अमंग था वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये दोस्त नाउन के पहले आ रहा है। इट विल टेक एन आवर, ये आपका 1 घंटा लेगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, अराउंड लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा आपको तकरीबन 1 घंटा लेगा। ये टाइम को बता रहा है और रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा। मतलब ये नहीं है कि इट विल टेक एन आवर का मतलब ये था कि भाई पूरे का पूरा 1 घंटा लगेगा, बंदा 60 मिनट बाद आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ इट विल टेक अराउंड एन आवर, तकरीबन 1 घंटा लेगा, तो आपका जो आने वाला बंदा है वो मे बी 1.5 घंटे बाद आ जाए, 1:45 के बाद आ जाए। तो ये क्या हो गया? आपके प्रीपोजिशन ने क्या कर दिया? नाउन फ्रेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आपके रीडर के माइंड में है कि भाई आने वाला जो बंदा है वो इतने टाइम में आ सकता है। शी लिव्स, वो रहती है, विद हर हस्बैंड एंड 4 कैट्स। ये क्या कर रहा है? आइडिया को कनेक्ट कर रहा है, उसके रहने को हस्बैंड और 4 बिल्लियों के साथ क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। हर हस्बैंड, हर क्या है? उसका नाउन है, प्रोनाउन है, और हस्बैंड क्या है? किसी चीज़ का नाम है, तो ये आपका नाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन को किसने क्या कर दिया? जोड़ दिया। किसके साथ? आइडिया को जोड़ दिया। किसके साथ जी? सेंटेंस के साथ। तो क्या कर दिया इसने? प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर दिया। अब आते हैं अपनी एग्जांपल्स के ऊपर कि आपकी सिंपल प्रीपोजिशंस भी हो सकती हैं, छोटी छोटी सी प्रीपोजिशन। इन द बस, एट द बस स्टेशन, टू मीट यू फॉर 6 आवर्स, ठीक है जी। इस तरह ये आपके क्या हो गए? सिंपल प्रीपोजिशन हो गए। एक होते हैं डबल प्रीपोजिशन, जब इनको टू के साथ मिलाएंगे तो इनटू बन गया, अप को टू के साथ मिलाया अप टू बन गया, विद इन बन गया। इनटू द हाउस, शी जम्प्ड इनटू द हाउस, वो घर में कूद गई, ठीक है जी। इट डिपेंड्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। शी लिव्स विद इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में रहती है, ठीक है जी। तो क्या हो गया? ये डबल प्रीपोजिशन ने ये काम कर दिया। और होती हैं जी कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये क्या करती है? इन, ऑफ, दोनों को मिला के उसमें आपने एक्स्ट्रा वर्ड भी ऐड कर दिया। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, फ्रॉम अक्रॉस द ब्रिज, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी। तो ये क्या हो गया? आपके प्रीपोजिशंस थे सिंगल प्रीपोजिशंस, उसके बाद आपके डबल प्रीपोजिशंस और आपके कंपाउंड प्रीपोजिशंस, ठीक है जी। आपके अगर क्विकली अगर वही बात की जाए कि प्रीपोजिशन का जो यूजेज है प्लेसेस को, मूवमेंट को, टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये आपके इन, ऑन, एट, ये आपके सिंगुलर वाले ये यहाँ पे आगे, मूवमेंट को शो करने के लिए ये आगे, ठीक है। और उसके बाद टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए ये आगे, जैसे इन 1 आवर, ऑन 6 PM, एट 6 PM, ठीक है जी। फ्राम 1 PM टू 6 PM, अनटिल 6 PM, टिल 8 PM, इस तरह के जो वर्ड्स जो होते हैं वो टाइम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स, बाय द समर, बिफोर द अप्रैल, आफ्टर द समर्स, सिंस अप्रैल, ये क्या हो गया? आपके टाइम को वो कर रहे हैं। तो ये इसी तरह ज़रा सा पॉज करके ना आप इस तरह, जिस तरह मैंने अभी ये आपको ये क्विकली सी वो समराइज करके बताया है ना, तो आप भी ये करेंगे, थोड़ा सा इनको पॉज करके एक एक जुमला, एटलीस्ट एक एक जुमला लिखने की कोशिश करें इन प्रीपोजिशन को यूज़ करते हुए। माइंड में कर लें, सबसे बेहतर है। प्रैक्टिस इज़ द की। अगेन मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मैथमेटिक्स की तरह इसको समझें कि सर आपको बैठे हुए रूल समझा रहे हैं, उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और इवेंचुअली वो आपके हाथ की जो मेमोरी है, हाथ का जो दिमाग है, उसमें ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि भाई किसको कहाँ पे लगाना है। प्रीपोजिशन की क्विकली अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, 2-4 मैंने सामने आपके रखे हुए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको स्क्रीनशॉट भी लें, ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लें अपने पास, इसको सेव भी करें। और आप क्या करें, मैं 1-2 आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ड्यूरिंग को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं? जब ऑलरेडी कोई काम हो रहा हो और हम उस टाइम पे कोई और काम कर रहे हो। वी स्टेड, हम रुके, कहाँ पे रुके? एट द स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यानी कोई काम हो रहा था उस टाइम हमने क्या किया? कोई दूसरा काम किया। अब सिंस भी उसी तरह, फॉर, टू, अगो, ये आप इनके जो एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स हैं आपके लिए मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। आफ्टर यूज्ड व्हेन वी वांट टू से लेटर इन दैट टाइम, आई फेल्ट फेयरली रिलैक्स्ड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद, मतलब हमने क्या कर दिया? इसको यूज़ कर दिया प्रीपोजिशन को। उसके बाद CSS की एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
The Cold War era was characterized by intense ideological rivalry between the United States and Soviet Union. सोवियत यूनियन के बीच में और अमेरिका के बीच में जो इंटेंस आइडियोलॉजिकल वॉर थी वो क्या कर रही है, कहाँ कैरेक्टराइज हो रही थी, कोल्ड वॉर में कैरेक्टराइज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, बाय। बाय ने क्या कर दिया, कोल्ड वॉर की करेक्टराइजेशन को आइडियोलॉजिकल राइवलरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। किसके बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। अगली एग्जांपल, न्यूक्लियर आर्म रेस एंड प्रॉक्सी वॉर्स वर प्रोमिनेंट फीचर्स थे कब, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। यानी कोल्ड वॉर के एरा को किसके साथ जोड़ना, न्यूक्लियर आर्म और प्रॉक्सी वॉर्स के साथ जोड़ने का काम किसने कर दिया, आपकी प्रीपोजिशन ड्यूरिंग ने। अच्छा जी, ये ड्यूरिंग को मैं काट रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ये इट्स रॉन्ग, ये गलत इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। टेंशंस एस्केलेटेड एट बोथ सुपर पावर इंगेज इन जो है आपका क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और उसके बाद विद कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, तो ये आपका विद और इन जो होगा आपके क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं एग्जैक्ट उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपसे बहुत गलत हो रहा होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इन, ऑन एंड ऐड का कॉन्सेप्ट। इन क्या चीज़ शो कर रहा होता है, ये जनरल और बिगर चीज़ों को शो कर रहा होता है। इन सेंचुरीज़, सेंचुरी बहुत बड़ी चीज़ है, डेकेड बहुत बड़ी चीज़ है, ईयर एक बड़ी चीज़ है, मंथ भी एक बड़ी चीज़ है, और आपके वीक, हफ्ते भी बड़ी चीज़ हैं, ठीक है। इन ईयर्स, इन मंथ्स, इन वीक। लेकिन जब हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन द स्ट्रीट, ऑन, ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो गए। और जब हम वेरी स्पेसिफिक होते हैं तो हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम क्या घंटों पे आ गए हैं, यहाँ पे घंटे, यहाँ पे दिन, यहाँ पे हफ्ते, घंटों पे आए तो एट 7 o'clock आई विल मीट यू इन इस्लामाबाद ऑन जिन्ना एवेन्यू एट 6 PM। तो अब क्या हुआ, इन, ऑन एंड एट का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया। फ्रॉम जनरल टू मोर स्पेसिफिक टू वेरी स्पेसिफिक, तो आपने क्या कर दिया, इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल आज सीख लिया। अच्छा, प्रीपोजिशन में गलतियाँ क्या हो रही होती हैं आपसे, ही इज़ गुड प्लेइंग द पियानो। आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है ना, वो आपका ऐड की कमी थी, तो आपने क्या कर दिया, इसको लगा के अपने जुमले को ठीक कर दिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आई एम लिसनिंग टू सम म्यूज़िक, मैं कुछ गाने सुन रहा हूँ या मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ। तो ये जुमला जो है आपने क्या किया, ठीक कर दिया, करेक्ट कर दिया। और इस जुमले को आई एम लिसनिंग फॉर सम म्यूज़िक, इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। नहीं क्रॉस नहीं करना है इसको। क्यों नहीं करना, अब आप थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट लेके आएँ, रीडर को सामने रखें और आप उसको बात करना चाह रहे हैं, आप उसको कहना चाह रहे हैं आई एम लिसनिंग टू सम म्यूज़िक, मैं कुछ म्यूज़िक सुन रहा हूँ, ठीक है जी। आई एम लिसनिंग टू सम म्यूज़िक, मैं यार थोड़ा म्यूज़िक सुन रहा हूँ, बोर हुआ हूँ, तो आई एम लिसनिंग टू सम म्यूज़िक या म्यूज़िक। लेकिन जब मैं अपने रीडर को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आई एम लिसनिंग फॉर सम म्यूज़िक, कि मैं अभी ये जो सुन रहा हूँ ये किसी एक म्यूज़िक के लिए सुन रहा हूँ, यार ये मैं पूरा गाना सुन रहा हूँ लेकिन इसमें मुझे कोई एक धुन है वो चाहिए थी, तो मैं उसको फिर बोलूँगा आई एम लिसनिंग फॉर सम म्यूज़िक, कि यार मैंने ये कल गाना सुना था, उसमें एक धुन थी, मैं उसको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, गाना नहीं सुन रहा मैं, कुछ धुन है, कुछ सम म्यूज़िक है, उसको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या होगा, आई एम लिसनिंग फॉर सम म्यूज़िक होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट है। ये था कॉमन मिस्टेक का कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन में, कि आपने अपने तरीके से जब बात करनी हो ना, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करा रहा होता हूँ कि यार जुमले जब भी लिखें पहले अपने माइंड, क्योंकि हमारा माइंड उर्दू पे ट्रेन हुआ है, आप सबसे पहले उर्दू में अपने जुमले को लिखें, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो इस तरह आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द पार्ट जिसको हम कंजंक्शंस कह रहे होते हैं, और कंजंक्शंस क्या कर रही होती हैं, आपकी दोस्तियां करा रही होती हैं, ठीक है जी। अब क्या कंजंक्शन का क्या रोल है, दो चीज़ों को, दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करना। पैरल एंड पलक आर गुड फ्रेंड्स। अब पैरल को पलक के साथ किसने जोड़ दिया, एंड ने जोड़ दिया, तो सर ये एंड जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। जी बेटा बिल्कुल कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब क्योंकि जिसका काम ही कंजक्ट करना है, दो चीज़ों को जोड़ना है। अ वर्ड दैट जॉइंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर, सिंपल। आई बॉट एप्पल्स, मैंने सेब खरीदे, जुमला कंप्लीट था। आई बॉट पीनट बटर, मैंने पीनट बटर खरीदा, ये भी जुमला कंप्लीट था। लेकिन
मैंने ही दोनों चीज़ें खरीदी हैं ना, तो मुझे बार बार क्यों मैं आई बॉट लगाऊं। मैं एक एंड लगाऊंगा बीच में और कहानी ख़त्म। मैंने क्या किया, एप्पल और पीनट बटर ख़रीद दिया, बात ख़त्म होगी। द हाउस विल फ्लड, पानी भर जाएगा घर में। यू फिक्स द रूफ, तुम छत को ठीक करो। दो डिफरेंट आइडियाज़, मतलब मैं अलग अलग जुमलों में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक जुमले में जब लिखने की कोशिश करूँगा तो मैं दो जुमलों को आपस में जोड़ूंगा और मैं बोलूँगा द हाउस विल फ्लड, पानी भर जाएगा घर में जब तक तुम छत को फिक्स नहीं करते। तो अब ये कंप्लीट आइडिया हो गया और कंजंक्शन ने क्या की, इसमें हमारी बड़ी हेल्प की। अच्छा, दोनों शेरली एंड आई, मैं लाइक द न्यू पेंट कलर, मैंने और शेरली ने क्या किया, न्यू पेंट कलर को लाइक करते हैं। ठीक है, बोथ, दोनों, क्या कर रहा है ये, बोथ, दोनों को मैं जोड़ रहा है आपस में। दोनों कौन जी, शेरली और मैं। शेरली और मुझे किसने जोड़ा, एंड ने। और एंड और मैं क्या करके, दोनों मिलके क्या बन गए, बोथ बन गए। तो ये तो आपके दोनों जो हैं ये क्या हैं, कंजंक्शंस हैं। अच्छा कंजंक्शंस जॉइनर का काम कर रहे होते हैं, तो वो एग्जांपल आपके सामने है, फ़िश एंड चिप्स। कंजंक्शन जहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो एडजेक्टिव, दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं, फ़िश और चिप्स को। यहाँ पे दो खूबियों को, शरारती होना और नाइस होना, अच्छी और बुरी, बुरी और अच्छी आदतें हैं ना, तो एडजेक्टिव्स हमने जोड़ दिए। टेक इट और लीव इट, लो या दफ़े हो जाओ, तो ये आपके क्या हैं सॉरी जी, इतनी बीमार हुआ हूँ शदीद वाला। टेक इट और लीव इट दोनों आपके क्या हैं, वर्ब्स हैं। और इन्होंने क्या किया है, जोड़ा है किसने इनको, आपके कंजंक्शन ने जोड़ा है। कंजंक्शन का काम यही होता है। ठीक है, अब आते हैं हम किसके ऊपर, अपनी क्विकली टाइप्स के ऊपर आते हैं। कुछ होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कुछ होते हैं आपके कोरिलेट कंजंक्शन, और कुछ होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मैं आपको ये जो ये पिक्चर्स दे रहा होता हूँ, विजुअल्स दे रहा होता हूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि भाई आप इनको इग्नोर करें, स्क्रीनशॉट लेके एक एक का यूज़ आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप प्रेसियन कंपोजिशन में सेंटेंस करेक्शन को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको ये शदीद ज़रूरत आ रहे होते हैं स्क्रीनशॉट लेके, फॉर का यूज़, एंड का यूज़, नॉर, बट, इनका सीखें, इनका सीखें। अब ये हैं कोरिलेटिंग कंजंक्शन जो आपस में साथ में आ रही होती हैं। बोथ, सारा एंड अली, रादर यू गो आउट देन यू गो इन। ठीक है जी, अब ये क्या हुआ, मैंने रादर और देन को आपस में यूज़ कर दिया। एज़ मैनी एज़ 10 मैन। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, क्विकली मैंने आपको दो तीन वो करके बता दिए। अब आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेके एक एक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, थोड़े से जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। अपना काम जो है आपका, जो मैं अभी ये टास्क ही आपको दे रहा हूँ, तो ये करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इनकी इवैल्यूएशंस नहीं हैं, लेकिन ये करने वाली चीज़ें हैं, सीखने वाली चीज़ें हैं और अपने पास नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं। क्विकली आते हैं CSS की एग्जांपल के ऊपर। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, ये भी एक आइडिया बन सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ऑल्दो लगा देता हूँ, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, और एक इनकम्प्लीट आइडिया बना देता हूँ इसको, क्योंकि मैं आगे बात को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, कंजंक्शन लगा के जुमले को आधा कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज बना दिया, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया। तो ये क्या हुआ, अब मेरा रीडर वेट करेगा कि आगे भी तो कोई बात होगी। अगर आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का नहीं पता, तो फ्री एसे राइटिंग फॉर बिगिनर्स का जो मॉड्यूल 1 है, उसमें सेंटेंस राइटिंग में मैंने ये बिल्कुल डिटेल में आपको ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस समझाई हुई हैं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है फ्री एसे राइटिंग फॉर बिगिनर्स नाम से। अच्छा, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, मैंने डिसाइड किया वॉक पे जाने के लिए। क्यों डिसाइड किया, क्योंकि आई एन्जॉय द स्मेल ऑफ फ्रेश रेन, मुझे जो बिल्कुल नए बारिश के कतरे होते हैं उनकी जो खुशबू है बड़ी अच्छी लग रही होती है, और मैं अपना माइंड क्लियर करना चाह रहा था बिफोर स्टार्टिंग वर्क, काम स्टार्ट करने से पहले। तो अब क्या हुआ, आपका ऑल दो, आपका बिकॉज और आपका एंड, इसने क्या कर दिया, डिफरेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में क्या कर दिया आपके क्या कर दिया इन्होंने, आपस में इनको जोड़ दिया। तो आपके ये क्या बन चुके हैं, आपके कंजंक्शंस का रोल इन्होंने प्ले किया है। ऑल्दो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वही आपकी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए हमने इसको यूज़ किया था। ठीक है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो की वजह से ये क्या होगी, आपकी डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। अच्छा, बिकॉज इज़ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या कर रहा है, ये आपके दोबारा उसको क्या कर रहा है, जुमले को डिपेंडेंट बना रहा है अगली चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा रीडर रुके, पूरे जुमले को पढ़े, कॉन्सेप्ट समझे कि भाई जब बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने वॉक पे जाने की कोशिश क्यों की, या मैं वॉक
वॉक पे जाने पे फ़ैसला मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे रेन पसंद है और मैं अपने माइंड को क्लियर करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ये इतनी लंबी कहानी करनी थी। तो मैंने कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और मैंने अपनी कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया। एंड भी आपका क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपके एक अच्छे खासे आइडिया को क्या कर रहा है, डिपेंडेंट बना रहा है। आई वॉन्टेड टू क्लियर माई माइंड बिफोर स्टार्टेड राइटिंग, ये एक आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज थी कि भाई इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंड लगा के हमने क्या कर दिया, शक बना दिया माइंड में। इसलिए हमने क्या करना होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कंजंक्शन को यूज़ करके हम अपने सेंटेंस की लेंथ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, क्विकली इसलिए जा रहा हूँ कि भाई ये आपके कॉन्सेप्ट्स आई गेस आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड आई रियली क्या कहते हैं, आई रियली विश कि आपको ये चीज़ें आती हों, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये हर बच्चे को आने ही आने चाहिए। नहीं आते तो वही इनबॉक्स हाजिर है, किसी भी टाइम कॉल करें, मैसेज करें, आई बी अवेलेबल। ठीक है, CSS की अगली एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्टोर, नहीं अगली नहीं है ये, सॉरी, ये मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग not related to CSS कि I went to a store to buy groceries but they were out of stock, so I had to visit another supermarket and finally I found everything I needed। तो वही रीडर को अपने साथ हुक करने के लिए, जोड़े रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बट, सो, फिर, एंड, और। तो ये इनको यूज़ करके हमने क्या कर दिया, अपने रीडर को अपने साथ हुक करके रख दिया। क्विक ब्रेकडाउन आपके सामने है, थोड़ा सा आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल है यार CSS की, मैं इसको ढूंढ रहा था। अब मैं कहता हूँ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू स्टिमुलेट ग्रोथ। गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आए। लेकिन मैं चाहता हूँ रीडर यहाँ से उठ के चला ना जाए, वो वेट करे, तो मैं आगे कॉमा लगा के बट लगाता हूँ और मैं कहता हूँ दे फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज़, लेकिन उनको फेस करनी पड़ी अपोजिशन पार्टीज़ की वजह से। यहाँ भी मैं चाहता हूँ रीडर ना जाए, फिर मैं कॉमा लगा के कहता हूँ सो, इसलिए पास दे हैड टू मेक अमेंडमेंट्स टू द अमेंडमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज़, उनको अमेंडमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि रीडर ना जाए, और फिर मैं कहता हूँ एंड इवेंचुअली, और आखिरकार द पॉलिसीज़ वर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो भाई क्या हुआ, हमने इतने कंजंक्शंस यूज़ करके अपने रीडर को अपने साथ हुक करके रख दिया, और ये जो कंजंक्शंस हैं ये यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं। बाय द वे दिस बाय इज़ ऑल्सो कंजंक्शन, ठीक है, लेकिन मेरा एम्फेसिस ये था कि जो जुमलों को जोड़ रहे हैं वो वाले हम क्या करें, उनके ऊपर गौर करें। किसके थ्रू, बाय द लेजिस्लेचर। ये क्या कर रहा है, लेजिस्लेचर की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो यहाँ पे आप बाय को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रीपोजिशन में कॉमन मिस्टेक्स आप क्या कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा जिसको अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ फर्स्ट, सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप जो गलती कर रहे होते हैं वो ये होती है, आप कहते हैं शी लाइक्स, वो पसंद करती है हाइकिंग करना, रनिंग करना, एंड टू स्विम, और एंड टू स्विम। ये यहाँ पे इंग आ रहा है, तो यहाँ पे टू की वो आ गया। ये कॉन्सेप्ट है जी आपका जीरेंड और इन्फिनेटिव्स का। ये जीरेंड और इन्फिनेटिव आपको एडवांस ग्रामर या बेसिक ग्रामर के बिल्कुल आखिरी मॉड्यूल में मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो इसलिए वक्ती तौर पे आप ये रखें कि जहाँ पे हाइकिंग रनिंग होगा तो वहाँ पे स्विमिंग होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है शी लाइक्स रनिंग, हाइकिंग, रनिंग एंड स्विमिंग। तो ये जीरेंड और इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है ये, इसके ऊपर पूरी क्लास होगी मेरी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को फ़िलहाल आप अपने माइंड में डाल दें कि जहाँ पे इंग होगा वहाँ पे इंग होगा। शी लाइक्स टू हाइक टू रन टू स्विम, ये भी जुमला ठीक हो सकता था। शी लाइक्स टू हाइक, रन एंड स्विम, ये भी ठीक हो सकता था, लेकिन ये कभी नहीं ठीक होगा कि शी लाइक्स टू हाइक, रन एंड स्विमिंग। क्यों, पीछे टू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और आगे स्विमिंग आ गया, तो जीरेंड को इन्फिनेटिव के साथ आपने जोड़ दिया। ये गलतियाँ आगे आप बहुत डिटेल में समझ रहे होंगे। दूसरी जो गलती कर रहे होते हैं आप, क्या कर रहे होते हैं, मिसप्लेस कर देते हैं किसको, कोरिलेटिंग कंजंक्शंस को। कैसे, ईदर और, ये दोनों आपस में एक जुमले में आएंगे, नीदर और नॉर आएगा, ठीक है, बोथ एंड आएगा, बोथ मुकद्दस एंड यू, ठीक है जी, जैसे हमने ये वर्ड कर दिया। उसके बाद नॉट ओनली मुकद्दस बट ऑल्सो आयशा, हमने क्या कर दिया, ये वर्ड को यूज़ कर दिया, ठीक है, ये हमने ये वो यूज़ कर दिए। शुड भी, ये क्या होंगे, आपके आपस में आने चाहिए, जैसे कि ये जुमला है, ही कैन ईदर कम टू द पार्टी, आया वो, या वो पार्टी आ सकता है या कंसर्ट आ सकता है, हमें ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ ही कैन ईदर कम टू द पार्टी और टू द कंसर्ट। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, टू लगा दिया, और यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, टू लगा दिया। तो नहीं, आपने क्या करना है, और को सिर्फ और ही लिखना है, और की जगह पे आपने क्या कर दिया, ये टू द कॉन्सर्ट निकाल दिया। ही कैन कम ईदर टू द पार्टी और टू द कॉन्सर्ट, और टू द नहीं, और द कॉन्सर्ट होगा यहाँ पे, और द कॉन्सर्ट,
यहाँ पे टू हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। क्यों भाई, ईदर के साथ और आर होता है और ये टू की रिप्लेसमेंट, एक दफ़ा टू आ गया, अब आगे उसको आप क्या कर रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे। अच्छा, इंटरजेक्शंस बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कहीं CSS में यूज़ नहीं आ रहा होता। ये क्या चीज़ होती है, जैसे पी के वो बैठा हुआ नहीं कर रहा होता, अच्छा मतलब इस अच्छा का वो कोई और मतलब था, और अच्छा इसका कोई और मतलब था, अच्छा मुझे सिखा रहे हो तो ये इसका कोई और मतलब था। ये जो चीज़ों पे जोर दे रहे होते हैं, जैसे आ हो गया, आ हो गया जी आपका, ईयू हो गया, ऊप्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शन है। CSS में कोई इतना प्रोमिनेंट इनका रोल नहीं होता, आप क्विकली समझ जाएं। ये क्या कर रहे होते हैं, हमारे रीडर तक हमारे एक्सप्रेशन पहुंचा रहे होते हैं। किस बात की मुझे तकलीफ़ हुई, किस बात की खुशी हुई, मैं इंटरजेक्शन यूज़ करके उसे मैं बताऊंगा। ठीक है जी, कैसे, ओप्स आई डोंट सी यू देयर, मैंने, ओ यार मैंने आपको वहाँ पे देखा नहीं है। अब ये बात मैंने वहाँ तक पहुँचानी थी, तो मैंने क्या कर दिया, इंटरजेक्शन को यूज़ कर दिया, ताकि मेरा रीडर समझे कि यार यहाँ पे कोई इमोशनल अटैचमेंट या इमोशन का कोई एलिमेंट है। बैम, द डोर हिट हर इन द फेस, सीधा दरवाज़ा उसके मुंह पे आके लगा। तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि भाई फिज़िकली उसको लगी है, तो इसलिए मैंने इंटरजेक्शन यूज़ कर दिया। अक्सर क्या हो रहा होता है, आपका जो इंटरजेक्शन है वो आपके ये जो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कह रहे होते हैं, इसके साथ आ रहा होता है, ताकि एकदम रीडर को पता चले कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इंटरजेक्शन यूज़ हुआ हुआ है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये विदाउट इंटरजेक्शन भी आ सकता है। नो आई डोंट एग्री, नहीं मैं आपके साथ एग्री नहीं करता। तो ये जो ज़ोर दिया मैंने नहीं के ऊपर, लेकिन मैंने कॉमा लगा दिया थोड़ा सा फॉर्मल रखने के लिए, ताकि भाई CSS की लैंग्वेज में हम इसको यूज़ कर सकें। इट्स यू अगेन, शिट दोबारा तुम हो, तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह कॉमा यूज़ कर दिया, तो थोड़ा सा टोन क्या हो गई आपकी, कम हो गई। ठीक है जी, और यहाँ पे इमोशनल जो टच था वो ख़त्म हो गया। ओ वेल आई टोल्ड यू सो, शी लॉस्ट द की, ग्रेट, मतलब अब ये यहाँ पे जो ग्रेट है इसका कोई तुक तो नहीं बनती, लेकिन जब मजाकिया तंजिया तौर पे हम कर रहे हैं, यानी इमोशनल वो कर रहे हैं, तो शी लॉस्ट द की, उसने चाबियाँ खो दी, ग्रेट, अच्छा है मतलब ठीक है, खो दी। ही फेल्ड अगेन, उसने वो दोबारा फेल हो गया। ये टी एस की ये वाला साउंड कर रहा होता है, टच टच वाला जो हम करते होते हैं। तो ये आपके क्या थे, इंटरजेक्शंस थे। ठीक है, CSS में कोई इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, इसलिए हमने इनको क्विकली रैप अप कर रहे हैं। अब समराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमने शुरू से अभी तक क्या सीखा। हमने सीखा नाउन, नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का नाम। तो मैं कहता हूँ डिकेट एक नाउन है, ठीक है जी। और मैं क्या करता हूँ, रुकें एक सेकेंड पीछे जाते हैं, हाँ मैं क्या करता हूँ, नाउन डिकेट, प्रोनाउन उसकी जगह इट आ जाएगा। द कैट स्लीप्स, बिल्ली सोती है। ठीक है, जुमला कंप्लीट हो गया, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब आ गया, आपके ऑब्जेक्ट भी आ गया। द लेज़ी कैट स्लीप, अब बिल्ली की खुसूसियत क्या है कि वो सुस्त है, तो सुस्त हमने क्या कर दिया, एडजेक्टिव। अब आगे करते हैं, एडवर्ब ऐड करते हैं। द लेज़ी कैट स्लीप्स पीसफुली, LY आ गया, तो आपका एडवर्ब बन गया कि भाई उसका जो सोना है वो कैसा है, वो पीसफुल सोना है। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऐड करते हैं, लोकेशन बताते हैं। द लेज़ी कैट स्लीप्स पीसफुली ऑन द मैट, भाई वो मैट के ऊपर, और प्रीपोजिशन आपका क्या है, ऑन है, और ये मैट क्या है, लोकेशन। ये लोकेशन एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या कर दिया, प्रीपोजिशन यूज़ कर दिया। द लेज़ी कैट स्लीप्स पीसफुली ऑन द मैट। ठीक है, पीसफुली यहाँ पे ऐड नहीं, आप ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, कंजंक्शन लगाते हैं, दो जुमलों को आप डिफरेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने रीडर को हुक करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ द लेज़ी कैट स्लीप्स एंड द डॉग बार्क्स, या ये भी हो सकता था कि द लेज़ी कैट स्लीप्स वाइल द डॉग बार्क्स। दोनों डिफरेंट आइडियाज़, लेकिन मैं रीडर को दोनों एक जगह पे बताना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंजंक्शन का यूज़ करके, जो कि एंड था, दोनों जुमलों को आपस में जोड़ दूंगा। और इंटरजेक्शन को अगर ऐड करें तो ओ द लेज़ी कैट स्लीप्स पीसफुली ऑन द मैट। अच्छा, मतलब ये क्या हुआ, थोड़ा इमोशनल टच दे के उसके बाद हमने अपनी बात पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी। अब आते हैं CSS की एग्जांपल के ऊपर। मैं कहता हूँ हम, मुझे समझ आ गई है नाउन क्या होता है, गवर्नमेंट, किसी भी चीज़ का नाम, प्रोनाउन उसकी जगह पे दे आएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट बिकम्स दे। ठीक है, इट भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज़ क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है, इसमें बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इट नहीं दे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इट की जगह हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, दे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वर्ब क्या है जी, इम्प्लीमेंट करना, काम करना, वर्ब लग गया। एडजेक्टिव क्या है जी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है जी, एडजेक्टिव ऐड हो गया। एडवर्ब कॉशियसली LY ढूंढा, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना एडवर्ब भी ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, अपने सेंटेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपका जो नाउन था, इम्प्लीमेंट करती है वर्ब
न्यू इकनॉमिक पॉलिसीज़, नई इकनॉमिक पॉलिसीज़, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। टू स्टिमुलेट करने के लिए, किसको स्टिमुलेट करने के लिए, ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए आपने क्या कर दिया, इकनॉमिक पॉलिसीज़ कर दी। तो टू का आपका क्या रोल कर रहा है, प्रीपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। कंजंक्शन ऐड करते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स न्यू इकनॉमिक पॉलिसीज़ टू स्टिमुलेट ग्रोथ बट फेसेस ऑपोजिशन। तो बट जो था आपका ये कंजंक्शन है, ठीक है, इसने क्या कर दिया, आपके जुमले को, रीडर को बताया कि यार अभी जाओ नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। और इंटरजेक्शन बीच में हमने क्या कर दिया, आह का वर्ड यूज़ करके बता दिया कि यार यहाँ पे इमोशनल थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इमोशनल करने के लिए इंटरजेक्शन को यूज़ कर दिया। अगेन छोटी सी एक और एग्जांपल आपके सामने है। गवर्नमेंट इट मैनेजेस इकनॉमिक इफेक्टिवली, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन ये सारे यूज़ करके मैं एक जुमला बना रहा हूँ। द गवर्नमेंट मैनेजेस द इकनॉमिक अफेयर्स efficiently, ensuring stability, growth, and equitable distribution of resources, and it plays a crucial role in shaping the political landscape। तो अब आपने देखा कि यार किस तरह हमने नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इन सब को यूज़ करके जुमले को कितना लंबा, कितना लेंथी कर दिया और कितना ही खूबसूरत जुमला लिख दिया। द गवर्नमेंट मैनेजेस द इकनॉमिक अफेयर्स, ये आप जो जुमले लिख रहे होंगे वो इस तरह के होंगे, गवर्नमेंट मैनेज करती है इकनॉमिक अफेयर्स को, लेकिन रीडर तक भाई एक्सप्लेनेशन दो, वजाहत करते हैं एफिशिएंटली, यहाँ तक समझ आ जाती है। फिर क्यों भाई गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज क्यों करती है इकनॉमिक अफेयर्स को, कैसे करती है भाई, इंश्योर करती है वो स्टेबिलिटी, ग्रोथ और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर करके वो क्या करती है, इकनॉमिक ग्रोथ को एफिशिएंटली मैनेज करती है। और ये क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में। तो कितना ही वैल्यूएबल सेंटेंस आपने लिख दिया सिर्फ और सिर्फ इन 8 आपके ये जो 2, 4, 6 और 8, जी बिल्कुल 8 आपके जो ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे हुए हैं, इनको यूज़ करके आपने क्या कर दिया, अपने रीडर तक एक बेहतरीन किस्म का जुमला दे दिया। उसको हर चीज़ समझ आ गई कि यार ये बंदा क्यों ये बातें कर रहा है, क्योंकि आगे ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, रीडर को रोके रखा हुआ है इसने कंजंक्शन यूज़ करके, ज़ोर देना चाह रहा है तो वो एडवर्ब लगा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद काम की बात कर रहा है तो वो वर्ब लगा रहा है, हमें नाउन्स दे रहा है, ठीक है जी, हमें प्रीपोजिशंस दे रहा है। तो ये क्या हो गया जी, आपका पूरे का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में मैंने कंक्लूड कर दिया। अब क्विकली आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट के ऊपर, जो है असाइनमेंट्स का पार्ट। वो क्या है कि आपने 10 जुमले लिखने हैं, सिर्फ 10 जुमले दे रहा हूँ, लेकिन लेंथ अगर 3 लाइन से कम हुई तो मैं क्रॉस करूँगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग लंबे जुमले लिखने की आप कोशिश करें यार। 10 जुमले लिखें पहले, इसी तरह बिल्कुल जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए ना, ये ऊपर ये आपको ये नज़र आ रहे हैं, इस तरह करके पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखें। और उसके बाद आप इकॉनमी, टेररिज्म, हेल्थ और इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज़ करके जुमले लिखने की कोशिश करें, ठीक है। रीडिंग मटेरियल आपको भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ थोड़े टाइम तक, लेकिन जुमले आपके इकॉनमी से रिलेटेड, टेररिज्म या इनसे मिलते जुलते कोई भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स हों, आप उनके ऊपर भी जुमले लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट CSS वाला होना चाहिए, ठीक है। हाईलाइट करें चीज़ों को, और जहाँ पे समझ नहीं आ रही और बिल्कुल फील फ्री टू आस्क, भाई पूछें और पूछें। 3 दफ़ा मैं आपको कहता होता हूँ कि पूछ लिया करें जहाँ पे समझ ना आ रही हो, गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। सो दैट वाज इट, ठीक है जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी शदीद किस्म की वो क्या एलर्जीज़ हुई हुई हैं और इतनी तबीयत ख़राब है। अगर आपको कहीं पे लगे कि वीडियो में एनर्जी लो थी या आपको कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है। और फॉर नाउ मैं अल्लाह हाफ़िज़, आपकी छुट्टी लेना चाहूँगा। अगली क्लास भी रेडी करनी है, ठीक है। और आप जो असाइनमेंट है वो काइंडली टाइम पे सबमिट कीजिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑलरेडी हमने इसके बाद जो टेंसेज हैं उनको शुरू कर देना है। प्रेजेंट के तो हो गए हैं, आपके पास्ट एंड फ्यूचर के जो हैं वो हम क्या कर रहे होंगे, आज डिस्कस कर रहे होंगे आगे। और इन दोनों के ऊपर 2-2 क्लासेस होंगी, यानी एक क्लास इसके ऊपर होगी, एक इसके ऊपर 2 क्लासेस हो गई। इन 4 क्लासेस के बाद आपका ग्रैंड टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आपने नाउन, प्रोनाउन इन सब को यूज़ करते हुए, टेंसेस को यूज़ करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस लिखने हैं। ग्रैंड टेस्ट होगा और आई एम रियली एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड कि भाई मुझे आपका वो टेस्ट लेने का मौका मिल रहा है, आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए जो विनर होगा उसको अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको थोड़ा सा इंगेजिंग रखते हैं, मज़े का रखते हैं।